go with hydrostatics. NCERT में से अलग अलग करके चैप्टर नहीं दिया हम लोगों ने एक ही दिया, पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. We will be talking about fluids at rest right now. मोशन की बात करेंगे. तो जब हम रेस्ट की बात करते हैं भाई, मतलब जो भी फ्लूइड है वो मूव नहीं करेगा. फ्लूइड मूव नहीं करेगा तो उसके ऊपर जो इफेक्ट्स आने वाले हैं, उसके कारण जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो फॉर एग्जांपल आई हैव अ बकेट फिल्ड विद वाटर एंड आई ड्रॉप दिस मार्कर इनटू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो अब इस केस में इस मार्कर के ऊपर कितने प्रकार की चीजें काम करेंगी या उसके कारण इस मार्कर के बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे, वो हम लोगों को डील करना है हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लूइड्स इज बेसिकली प्रेशर. कि यार किस प्रकार से एक फ्लूइड किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किस टाइप का प्रेशर अप्लाई करेगा, वो कितना करेगा और कहाँ करेगा, ये लॉजिक बनता है हमारे पास. सो वी ऑलरेडी नो व्हाट इज प्रेशर. प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. दैट मींस जो प्रेशर होगा फ्लूइड का इस मार्कर के ऊपर, वो डिपेंड करेगा कि भाई वो कौन से एरिया पे काम कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है और वो कितना ज़्यादा फोर्स लगा रहा है. ये बेसिकली प्रेशर का लॉजिक होता है. ऐसा यूनिट क्या होता है प्रेशर? पास्कल होता है. व्हिच इज अच्छा ये ऐसा होता है. सीजीएस क्या होता है? डायन फोर्स. जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज वॉट? क्या है वो यूनिट? जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या? ये पता करके आप लोग मुझे बताएंगे क्या बोलते. एनीवेज, तो अब अगर हम बात करते हैं कि यार सपोज मेरे पास एक बीकर, इसके अंदर मैंने एक सर्टेन फ्लूइड भरा हुआ. मैं लिक्विड नहीं बोलूंगा, मैं फ्लूइड ही बोलूंगा. एक फ्लूइड भरा हुआ. अब इसके अंदर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि सपोज मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम कर लिया. इमेजिनरी है नहीं, एक इमेजिनरी ऐसा एक सिलेंडर अज्यूम कर लिया. अब ये जो सिलेंडर है अल्टीमेटली है तो व्हाट है? फ्लूइड ही है. तो मैंने एक फ्लूइड का ही एक सिलेंडर अज्यूम कर लिया. फ्लूइड का सिलेंडर है व्हिच इज ऑफ हाइट h. ठीक. और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज a. ये मैंने अज्यूम कर लिया. अगर देखो इसके मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, ये वाला और एक ये वाला. लेट्स से दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो फ्लूइड है वो प्रेशर लगाएगा इस इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर. A पॉइंट के ऊपर प्रेशर कहाँ पे लगेगा? ऐसे में लगेगा नीचे की तरफ. और B पॉइंट के ऊपर प्रेशर कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा. नीचे वाला फ्लूइड ऊपर लगाएगा, ऊपर वाला नीचे लगाएगा. याद रखो ये कोई सिलेंडर नहीं है, एक इमेजिनरी मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया. ठीक है, बट वो फ्लूइड में बना. लेट्स से दिस force is F1 and this force is F2. यहाँ पे भी एरिया तो यही रहने वाला है, एरिया ऑफ सेक्शन सेम है. तो इसके हिसाब से F1 जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, या प्रेशर P1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ऐसा होगा नहीं, अपॉन A आ जाएगा. ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट. तो मतलब F1 की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू P1 कर सकते हैं अपन इसको ऐसा. सिमिलरली जो सेकंड प्रेशर आएगा P2 आएगा दैट विल बी इक्वल टू F2 अपॉन A. और यहाँ से हम F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं P2. ऐसा कर सकते हैं. अच्छा, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि दिस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मोशन में इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों जो फोर्सेस है दे शुड बैलेंस आउट ईच अदर. राइट, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. अब याद रखो नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है? F1 लग रहा है. लेट अस अज्यूम दैट नीचे वाला डायरेक्शन इज पॉजिटिव. कन्वेंशन मानते तो ऊपर वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा. राइट, तो अब नीचे क्या लग रहा है? F1 लग रहा है. इसके अलावा ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका खुद का कुछ तो मास हो, जैसे पूरे फ्लूइड है उसका कुछ मास होता है, बट सिर्फ उसमें से भी उतने ही एक कॉलम का भी कुछ ना कुछ तो मास होगा. लेट मी अज्यूम दैट मास टू बी m. तो उसके कारण इसका एक वेट भी नीचे काम करेगा mg के बराबर, जो mg F1 के डायरेक्शन में लग रहा है. तो मतलब अगर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन F1 plus mg should actually be equal to F2.
जो टोटल नीचे लग रहा है दैट शुड बी इक्वल टोटल ऊपर लग रहा है, राइट। F1 प्लस ऑफ अब मास, इसका मास कैसे निकालना, इतने कॉलम का मास कैसे निकालना? मास इज ऑलवेज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, so mass will be density into volume. Let me assume the fluid has a density of rho, then density तो हर जगह कांस्टेंट रहती है, density does not depend upon shape or size. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई 1 लीटर हनी हो या 1 ड्रॉप हनी हो, दोनों की डेंसिटी सेम होती है, क्योंकि जो रेशियो आता है मास पर यूनिट वॉल्यूम का वो कांस्टेंट है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डेंसिटी रो मान लेता हूँ तो मास कितना आ जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और इनटू g, and that should be equal to F2, मतलब rho into Vg will be equal to what? F2 minus of F1. ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो? उतने से कॉलम का वॉल्यूम कैसे आएगा? देखिए A into H, बेस एरिया इनटू हाइट, वही पाई आर स्क्वायर H है, बेस एरिया इनटू हाइट, तो I can write it as ऐसा और G, that should be equal to what? F2 minus of F1, right? F2 is equal to P2, F1 is equal to P1. निकल जाएगा कॉमन निकल के, मतलब जो P2 minus P1 की वैल्यू वो कितनी आ रही है? H rho G, that is coming out to be the value of the डिफरेंस इन प्रेशर। अब ये कैसे निकाला भाई, जो बॉटम पॉइंट का प्रेशर है माइनस जो ऊपर वाला प्रेशर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू उतने से कॉलम की हाइट इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, h rho g। अब अज्यूम करो कि अगर यही कॉलम मैं एकदम टॉप पे अज्यूम करूं, मतलब मैं ऐसे कुछ अज्यूम कर लूं उस कॉलम को सेम हाइट, बट ये जो a पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है वो यहां पे, तो अब इस केस में क्या होगा, इसके ऊपर तो फ्लूइड है, तो क्या इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगेगा? एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, डब्बा बंद थोड़ी किया खुला है, तो मतलब अब इस केस में इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है P1, that should actually be equal to PA, which is atmospheric pressure, और ये पॉइंट के ऊपर तो नीचे से प्रेशर लगेगा, उसको हम P2 बोल देते हैं, लेट्स कॉल इट इक्वल टू P1, P2 को मैं P के बराबर ले लेता हूँ। भाई देखो अल्टीमेटली ये कॉलम यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कहीं पे जब तक हाइट h तब तक h rho g तो रहेगा हमेशा, क्योंकि देखो रो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, h की वैल्यू चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है हाइट कम ज्यादा आपने कॉलम की ले ली, अगर आपने हाइट कॉलम सेम लिया हुआ है तो h rho g तो रहेगा, पर ये डिफरेंस कैसे बराबर हो जाएगा? P2 की जगह मैं लिखूंगा P, P1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, which is atmospheric pressure, याद रखना इसमें गड़बड़ नहीं, this is equal to atmospheric pressure, तो मतलब P minus PA will be equal to h rho g, इसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। Gauge pressure. So basically gauge pressure is nothing but the difference between the pressure at the bottom point and the top point. नीचे वाला वैसे माइनस करना है ऊपर, क्योंकि नीचे वाले पे ज्यादा दबाव होगा, राइट? क्योंकि अब जैसे अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो कॉलम है इसका वेट तो काम कर ही रहा है खुद का, बट उसके ऊपर एक प्रेशर एक और काम कर रहा है which is actually atmospheric pressure, तो नीचे दबा रहा है और उसके अगेंस्ट उसको ऊपर लगाना पड़ता है। तो एनी पॉइंट, तो फॉर एग्जांपल इससे हम बोलते हैं व्हेन यू गो इनटू द वाटर यू विल फील एक्चुअली मोर हेवी। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर आपका खुद का वेट तो नीचे आ रहा है, बट एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपके ऊपर लग रहा है और नीचे दबा रहा है, तो देन यू विल एक्चुअली फील वेरी हेवी इन दैट पर्टिकुलर केस, राइट? सो दैट्स द पॉइंट। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे यू फील स्टार्ट फीलिंग लाइटर, हल्का फील होता है फॉर एग्जांपल आपको, राइट? अब ये एलिवेटर की कॉज में थोड़ा अलग चीज है, एलिवेटर एक्सीलरेशन के साथ आता है, याद है एलिवेटर के केसेस किए हम लोगों ने, तो वो मत कंफ्यूज होना, क्योंकि एलिवेटर के अंदर जब हम नीचे आते हैं तो वी फील लाइटर, ऊपर आते हैं तो वी फील एक्चुअली हेवियर, तो वो कांसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एंड सो दैट इज व्हाट योर गेज प्रेशर इज ऑल। आया समझ में कि नहीं? बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट। जरूरी नहीं कि P minus PA ही होगा, इवन P2 minus P1 जो है that can also be called as gauge pressure। कोई भी दो पॉइंट्स के डिफरेंस को हम गेज प्रेशर बोल सकते हैं।
कई लोग उसको गॉल्स बोलते हैं, तो डिपेंड करता है आप कैसे बोलना चाहते हैं। सो अब इसके ऊपर एक लॉ आता है, which is actually very interesting and important law, और इसके ऊपर फिर अपन एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, इसमें ना पास्कल्स। टॉपिक डाल के स्टेटमेंट लिखो पहले, फिर अपन समझना शुरू करेंगे उसको। इसमें लिखेंगे if the effect of gravity is neglected, if the effect of gravity is neglected, if the effect of gravity is neglected, then the pressure exerted by a fluid exerted by a fluid the
pressure exerted by the fluid in equilibrium of rest, in the pressure exerted by fluid in equilibrium of rest, then the pressure exerted by the fluid in equilibrium of rest is the same at all points, is the same at all points. तो भाई लॉजिक ये बोलता है कि अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट कर दें तो एक फ्लूइड किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हर पॉइंट पे इक्वल प्रेशर लगाता है। अब वो पॉइंट कहीं पे भी हो फिर उस पूरे फ्लूइड के अंदर प्रेशर इक्वल आने वाला है। अब इसका जो लॉजिक है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन आता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एप्लीकेशन करेंगे इसका। दो एप्लीकेशन होते हैं, we only will deal with one, which is known as hydraulic lift. अब इसके ऊपर कई बच्चे मॉडल्स बनाते हैं, वो साइंस एग्जीबिशन वगैरह हाइड्रोलिक इंजेक्शन वगैरह बनाते हैं, इंजेक्शन से दबाते हैं। तो हाइड्रोलिक जेसीबी बनाता है कोई, हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाते हैं कई लोग। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा मॉडल देखेंगे उसका। मैंने इस टाइप का चेंबर बना के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन का जो एरिया है दैट इज ए। यहाँ पे एक और पिस्टन लगा हुआ है, इसका एरिया मैंने कैपिटल ए मान लिया। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो काम है वो कई जगह, फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी गाड़ी सर्विसिंग के लिए डालने का है, कार यूजुअली फॉर एग्जांपल छोटी गाड़ियों के लिए होता है, कार से हैवी मशीनरी यूज होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब गाड़ी को नीचे से धोना होता है तो उसको आजकल तो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म डालते हैं, तो उसको ऐसा ऊपर रेस करते हैं गाड़ी को, उसके नीचे से धो सकते हैं, उसकी साफ सफाई कर सकते हैं। अब उस प्लेटफॉर्म को ऊपर गाड़ी बहुत भारी होती है, 1000-1200 किलो की होती है, बड़ी भारी सी गाड़ी होती है, उसको कैसे उठाएंगे? तो वो और एक बटन दबाते हैं, वो बड़े आराम से ऊपर चले जाते हैं। वही एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे होने वाला है। आपको जो भी हैवी लोड को उठाना है आप उसको यहाँ पर रखोगे, उस प्लेटफॉर्म पे रखोगे जिसका एरिया ज़्यादा, क्योंकि जगह भी ज़्यादा रहेगी, आप वहाँ पर लगाओगे। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमने छोटा सा फोर्स लगाऊंगा यहाँ पे और उसके कारण भी अपने आप ऊपर उड़ जाएगा। बट इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस पूरे टैंक के अंदर एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरना पड़ता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है कि भाई कंप्रेस नहीं, राइट? कंप्रेस नहीं होगा मतलब अगर मैं इसको यहाँ से दबाऊंगा तो दबेगा, मेरे हाथ से निकल के बाहर निकल जाएगा, कंप्रेस नहीं हो सकता। मर्क्यूरी फॉर एग्जांपल, ट्राई मर्क्यूरी इज वन ऑफ द बेस्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रहती है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरती है। अब यार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इस पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगाया, लेट्स से F, ठीक। इसके कारण एक प्रेशर डेवलप हो गया, लेट्स से P। ये प्रेशर किसके ऊपर लगेगा, फ्लूइड के ऊपर लगेगा, क्योंकि मैं पिस्टन नीचे दबाऊंगा और पिस्टन नीचे जाएगा, तो जो प्रेशर लगेगा वो दैट शुड बी इक्वल टू F अपॉन M, ऐसे होने वाला है। अब पास्कल लॉ क्या बोलता है कि अगर इस फ्लूइड के ऊपर P अमाउंट ऑफ प्रेशर लग रहा है तो ये जो प्रेशर है ये हर जगह ट्रांसमिट होना चाहिए और इक्वली होना चाहिए हर पार्ट के ऊपर। मतलब यहाँ से ये जो फ्लूइड है ये इस पिस्टन के ऊपर एक ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू P। समझ में नहीं आया? मैंने सिर्फ फोर्स लगाया, बट ये फोर्स के कारण प्रेशर डेवलप हुआ फ्लूइड के ऊपर, क्योंकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल था, इट कुड नॉट बी कंप्रेस्ड। उसने उस पूरे प्रेशर को ट्रांसफर कर दिया इक्वली टू द एंटायर फ्लूइड, तो इस पोर्शन के ऊपर में P प्रेशर लगना चाहिए, राइट? अब इसके कारण लेट अस अज्यूम दैट इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग गया, कैपिटल F, प्रेशर अप्लाई हुआ तो फोर्स लगेगा, राइट? तो वो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, F अपॉन E के बराबर होना चाहिए। बट लॉजिक ये है कि भाई दोनों प्रेशर इक्वल, तो ये आपस में इक्वल होना चाहिए, मतलब F अपॉन E शुड बी इक्वल टू F अपॉन E, मतलब कैपिटल F शुड एक्चुअली बी इक्वल टू F अपॉन E मल्टीप्लाइड विद कैपिटल, राइट? अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ऐसे करते बस, इसको अलग कर दिया और कुछ नहीं। अब यार देखो, जो
ये वाला एरिया दैट इज मच ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू दिस एरिया. तो सिंस a is much greater as compared to मतलब न्यूमरेटर बहुत बड़ा है as compared to डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन होगा वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि उसके कारण जो f की जो कैपिटल F की वैल्यू है दैट विल बी मच ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू हमारा अप्लाइड फोर्स. मतलब अगर मैं कम भी फोर्स लगाऊंगा तो भी वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स डेवलप होगा जिसकी वजह से इस लोड को उठाना आसान हो जाएगा. तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, वहां पे अपने ज्यादा फोर्स लग जाता है. बेसिकली जैसे आपने देखा होगा you have a water cannon. What is water cannon? पिचकारी. पिचकारी, right? So you have a water cannon. Now what do you do is in that water cannon जो outlet होता है water cannon का that's a pretty small hole. बहुत छोटा होता है, right? Even अगर आप थोड़ा सा भी दबाते हो उसमें बहुत प्रेशर से पानी निकलता है बेसिकली. तो सेम कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, right? वहाँ पे भी आपका कम फोर्स एक बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप कर सकता है क्योंकि वहाँ पे एरिया कम है. तो एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि प्रेशर का एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो आपका छोटा वाला फोर्स भी एक बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप कर सकता है. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है. आया समझ में नहीं आया? इसके दो एप्लीकेशन होते हैं, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी हैं जो यूजुअली डिस्क ब्रेक हम लोग गाड़ियों में यूज करते हैं. थोड़ा सा भी आप दबाओगे ब्रेक को तो गाड़ी इमीडिएटली रुक जाती है आपकी क्योंकि वो सेम कॉन्सेप्ट काम होता है. हम हाइड्रोलिक ब्रेक के ऊपर देखेंगे. विल ओनली स्टिक टू हाइड्रोलिक. उसके बाद भाई हमारे पास आता है कि यार जब भी हम एक प्रेशर मेजर कर सकते हैं तो कैन वी आल्सो मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि किसी भी एक पॉइंट पे एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगाता है. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? बट अब जैसे मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूँ तो मुझ पे एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर लगेगा या मैं उस रूम में हूँ तो कितना लगेगा, ये कैसे डिसाइड? कैसे? जितनी हाइट होगी उतना प्रेशर ज़्यादा कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा. सोच समझ लॉजिक बनाओ, एग्जांपल बनाओ. तो प्रेशर कम हो जाएगा. नहीं, कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा. जितना ऊपर रहेगा उतना प्रेशर कम लगेगा. क्यों? बात
सही, अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे हाँ। बैठूंगा तो मुझ पर प्रेशर कम लगता है, अगर मरीना बीच पे चलेंगे चेन्नई में तो मुझ पर प्रेशर ज़्यादा लगता है। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि एरिया कम हो रहा है। नहीं, एरिया नहीं। तो भाई जैसे आपने प्राइम डेफिनेशन बताई मेरे को कि यार एटमॉस्फेयर का लगने वाला प्रेशर है एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेयर क्या है? इट्स अ बंडल ऑफ गैसेस, गैसेस का बंडल है। तो यार ये गैसेस का बंडल यहाँ से लेकर या समुद्र की सतह से लेकर, क्योंकि दैट्स द लोएस्ट पॉइंट मेरे लिए, उसके नीचे तो एटमॉस्फेयर घुसेगा नहीं अंदर, वहां तक लग सकता है, उसके ऊपर लगेगा क्योंकि उसके ऊपर पूरा एटमॉस्फेयर एक लेयर है, बंडल बना हुआ है मेरे पास, कवर है पूरा का पूरा। अब ये कवर कितने ही 100 किलोमीटर तो ऊपर है, राइट? अब इमेजिन करो इफ यू आर एट द सी लेवल, व्हेन आई से सी लेवल मतलब सी का सरफेस, क्योंकि सी के सरफेस के नीचे तो मेरे लिए कुछ नहीं, लैंड नहीं है, मेरे लिए जो एक्सेसिबल पोर्शन है वो ये है। आई कैन गो इनटू द वाटर, बट फिर उसके ऊपर मेरे पास हवा का दबाव नहीं पड़ेगा फिर वैसा पड़ेगा, राइट? तो मेरे पास सी लेवल है सपोज। अब ऐसे अज्यूम करते हैं कि सपोज दिस इज द सी लेवल और अज्यूम करता हूँ कि यहाँ तक ही एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके ऊपर वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन खत्म हो जाता है, वैक्यूम वाला स्पेस आया रहता है, ठीक है? तो मतलब ये जो पूरा का पूरा कॉलम है हवा का या एटमॉस्फेयर का, वो इस पॉइंट पे लगेगा, इसका कुछ सर्टेन मास भी होगा, तो इसके हिसाब से इसका कुछ एक वेट भी आएगा। पर अब अगर मैं सी लेवल से ऊपर चले जाऊं, लेट्स से मैं यहाँ पे आ गया, तो अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो अब मुझ पर कौन से हवा का प्रेशर लगेगा? इसका लगेगा क्या? नहीं लगेगा, सिर्फ मेरे ऊपर का लगता है बेसिकली, वो है ना P माइनस P, गेज प्रेशर भाई, बॉटम मोस्ट पॉइंट अपॉन टॉप मोस्ट पॉइंट। तो मेरे अगर मैं यहीं पे बैठा हूँ तो मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट यहाँ पे, तो मेरे ऊपर नीचे तो कुछ है ही नहीं, मेरे ऊपर ही होगा जो भी। तो अब इस केस में सिर्फ इतना ही कॉलम का प्रेशर लगने वाला है, मतलब अगर टोटल हाइट सपोज h थी तो अब मुझ पे सिर्फ इतनी हाइट का प्रेशर लगने वाला है। टोटल मेरे ऊपर कितना लग रहा था पहले? h रो g के बराबर लगा था, बताया था ना आपको h रो g। तो अब कितना लगेगा भाई? अब इतना h रो g लगेगा, हाइट चेंज हो तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा मुझ पे। इसका मतलब ये हुआ दैट एज वी गो अप दैट एयर कॉलम, वो जो कॉलम है एयर का, वो छोटा होता जाता है, बेसिकली उसकी हाइट कम हो जाती है, अगर हाइट कम होगी एयर कॉलम की, उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। बट अब अगर मैं समुद्र की सतह से नीचे चले जाऊं, लेट्स से h डैश नीचे गए, तो इस पॉइंट पे मुझ पे किसका प्रेशर लग रहा है? इस पूरे के पूरे फ्लूइड का प्रेशर लग रहा है। पर इस फ्लूइड के ऊपर किसका प्रेशर लग रहा था? इस पूरे एटमॉस्फेयर का भी लग रहा था। मतलब मेरे पास दो टाइप के प्रेशर लग रहे हैं मेरे ऊपर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो फ्लूइड के ऊपर, और फिर फ्लूइड का प्रेशर मुझ के ऊपर, मेरे ऊपर, तो दो टाइप की चीजें ऐड हो गई मेरे ऊपर फिर तो वहां पे। तो इफ आई गो डाउन डीप सी डाइविंग करते हो अपन बहुत ज्यादा हेवी प्रेशर के अंदर आ जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज जस्ट नॉट, कितना भी बड़ा सिलेंडर टैंक लेके चल रहे हो ऑक्सीजन का, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना ज़्यादा कंजम्पशन हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर आप कितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे उस चीज को, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। समझ में आ रहा है क्या हुआ? तो मेरा पॉइंट है कि ये इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि हमारे ऊपर जो एक एयर कॉलम है जो भी हाइट का होगा उसके कारण हमारे ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एज वी गो अप दैट हाइट ऑफ द एयर कॉलम डिक्रीजेस, बिकॉज़ ऑफ व्हिच उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो जो एयर चैनल है पूरा कॉलम है, उसका जो प्रेशर लगता है वो कैसे मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन हुआ जिसको हम बोलते हैं टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल से, इसको देख लेते हैं जल्दी से। टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट, बड़े इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन दिया होता है। इन्होंने क्या किया, वापस एक ऐसे एक ट्रफ ले लिया, बीकर ले लिया एक छोटा सा ऐसा, और इसको भर दिया भाई इन्होंने ड्राई मर्क्यूरी से पूरा। जैसे मैंने आपको बोला मर्क्यूरी अगेन इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल टेम्परेचर, तो ड्राई मर्क्यूरी से भर दिया इसको। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब जो 1 मीटर लंबी थी, मतलब ऑलमोस्ट मेरे कंधे तक ऐसे इतनी बड़ी 1 मीटर की टेस्ट ट्यूब ले ली, और इस टेस्ट ट्यूब को पूरा ऊपर तक भर दिया वापस ड्राई मर्क्यूरी से पूरा। ठीक है, सपोज ये टेस्ट ट्यूब है,
इसको बॉटम से लेकर टॉप तक पूरा ड्राई मार्केट से भरा हुआ है और इसके मुंह के ऊपर ऐसा अंगूठा रख दिया ऐसा। अब इसके अंदर सिर्फ मर्क्यूरी है, हमारी कोशिश है कि इसके अंदर एयर वेयर का घुसे, ये बबल वबल क्रिएट नहीं होने चाहिए तो बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ मर्क्यूरी। अब मैंने इसको ऐसे कैसे लिया और इसको इन्वर्ट कर दिया, इसको फ्लूइड के अंदर डाला मर्क्यूरी के और फिर इसका हाथ निकाल दिया, ये पोर्शन बेसिकली। तो मतलब अब वो जो टेस्ट ट्यूब है तरीके से आपको ऐसे दिख रहा है, बट मेक श्योर कि भाई हमारा जो थंब है तभी निकले जब वो मर्क्यूरी में डूब चुका है उसका मुंह, पहले तो निकल जाए तो ऐसे गिर जाएगा वो, तो राइट ऐसे नहीं होना चाहिए। अब इसकी हाइट कितनी थी? 1 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर पूरा मर्क्यूरी का कॉलम था, मर्क्यूरी कॉलम 100 सेंटीमीटर का था। अब ये देखा गया कि जैसे ही हमने इसको इसके अंदर डाला तो जो मर्क्यूरी का लेवल है वो फॉल होना शुरू हो गया, धीरे धीरे ये लेवल फॉल होना शुरू हो गया और एक पॉइंट पे आके रुक गया। एक पॉइंट पे आके, अब वो पॉइंट कहां पे था? तो ये जो फ्री सरफेस है मर्क्यूरी, ये फ्री सरफेस है मर्क्यूरी, ये इतना पोर्शन तो अंदर फ्री सरफेस यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर जहां पे रुका है दैट हाइट केम आउट टू बी 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। अब अगर मैंने इस टेस्ट को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, इंक्लाइन कर दिया, तो भी जो फ्री सरफेस से जो बैलेंस पॉइंट आएगा उसकी हाइट 76 सेंटीमीटर ही आ रही है। आप कुछ भी कर लो, ये एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन। अब इसका लॉजिक क्या निकला भाई? यहां पे क्या कुछ नहीं है, वैक्यूम, क्योंकि भाई हवा आपने घुसने दी नहीं थी उसके अंदर, मर्क्यूरी नीचे आ गई, राइट? अब मर्क्यूरी नीचे क्यों गई होगी? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसके ऊपर एक नीचे धक्का लगा है, प्रेशर मार के कुछ ना कुछ। सो लेट अस से कि यहाँ से फोर्स लगा है जो इसको नीचे पुश कर रहा है, पर यार अगर ये पूरा फोर्स लग जाता तो पूरी चीज निकल जानी चाहिए नीचे, बट ये तो एक पॉइंट पे आके रुक गई। तो जब कोई चीज रुक जाती है तो मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ लग रहा होगा तभी तो रुका होगा ना भाई, बट इसके अगेंस्ट मैंने तो कुछ किया नहीं। तो ये अज्यूम हुआ कि अगर भाई यहाँ से एक फोर्स लगा और ये क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड था तो इसके अगेंस्ट एक इक्वल फोर्स लग जाना चाहिए कहीं ना कहीं से इसको बैलेंस करने के लिए। तो भाई इसके अंदर कोई फोर्स ही नहीं है, बट एकमात्र फोर्स लग सकता है व्हिच इज गोना बी द एटमॉस्फेयर का प्रेशर, क्योंकि ये तो ओपन सरफेस है। अब क्योंकि पास्कल लॉ बोलता है कि यहाँ से जो फोर्स लगेगा दैट विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली एट एवरी पॉइंट, नेगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसने नेगलेक्ट कर दिया। तो भाई अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो फोर्स है इसके कारण आपका मर्क्यूरी कॉलम की हाइट कम हो रही थी और इतने हाइट के ऊपर आके स्टैग्नेट हो गई, रुक गई, तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो प्रेशर काम कर रहा होगा, उस प्रेशर को हमने नाम दिया एटमॉस्फेयर का प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि सी लेवल के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कैसे डिफाइन होता है? इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर ओवर 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्क्यूरी, ओवर 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। अभी स्टैंडर्ड वैल्यू हर जगह इतनी वैल्यू मिल रही है, मैं मरीना बीच पे चले जाऊं या अरेबियन सी में चले जाऊं या कहीं भी चले जाऊं, डजंट मैटर। सी लेवल के ऊपर, इस सी लेवल की बात हो रही है, याद रखना, क्योंकि हाईएस्ट प्रेशर वहीं पे है, उसके नीचे नहीं जा रहा, तो ये सी लेवल की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकालनी, इफ आई हैव टू फाइंड आउट, हाउ डू आई डिफाइन दिस? दिस इज द प्रेशर अप्लाइड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg व्हिच इज मर्क्यूरी। इतने जो हाइट के कॉलम का मर्क्यूरी, वो जितना प्रेशर लगाता होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। समझ में आ रहा है? अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पता तो होना चाहिए कितनी वैल्यू होगी। तो भाई देखो कोई भी प्रेशर होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू h रो, हाइट पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, g पे डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टाइम पे जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर होती है। एसआई के हिसाब से बात करें तो 0.76 मीटर, मीटर में 0.76 into what density of mercury, which is actually equal to 13.6 into exponential 3 kg per meter। ये होती है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, याद रखना आती है। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी is 13.6 into exponential 3 kg per meter, ये याद रखना हमेशा, राइट? और into 9.8। तो हमने भाई इसको सॉल्व किया पूरा का पूरा, और वैल्यू होगी 1.01325 into exponential 5 and obviously pascals।
तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम 1 atm बोलते हैं। 1 atm स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास, राइट। तो इसका मतलब ये हो कि 1 atm इज ऑलवेज इक्वल टू दिस मेनी पास्कल्स। सिंपल सा। कई लोग इसको सिर्फ 1.013 भी बोलते हैं, पूरा अगर आपको याद नहीं करना। कई लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, इट इज इक्वल टू 101.325 पास्कल्स, क्योंकि भाई एक्सपोनेंशियल 5 से 5 डेसिमल हटा भी सकते हो आप, वो भी कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन डिवाइडेड बाय 1000 आप इसको किलो पास्कल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको क्या करना है। तो दिस इज वन ऑफ द प्राइम वैल्यूज दैट यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल अबाउट, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शंस करते हैं कई बार, तो मैं आपको एरो के ऊपर प्रेशर कंडीशन दिखा दूं, 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर रिएक्शन होगा, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब इतना ज्यादा हेवी प्रेशर लगता है उसके ऊपर, तो वो रिएक्शन होता है। 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टू मच, एक एटमॉस्फेयर में इतना बड़ा प्रेशर होता है, तो 300 टाइप के एटमॉस्फेयर उसके ऊपर लगेंगे तो कितना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, आदमी तो बचेगा जाएगा लिटरली, इतना ज्यादा हेवी प्रेशर के अंदर रिएक्शंस कर रहा है। समझ में आ रहा है? सिंपल चीज। इसके अलावा हम लोग 76 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, हम इसको 760 mm ऑफ Hg भी बोल सकते हैं। भाई सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट इनटू 10 कर दोगे, तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्रेशर अप्लाइड बाय 760 mm ऑफ Hg भी बोल सकते हैं, राइट। 1 mm ऑफ Hg को हम 1 टॉर भी बोलते हैं, टॉर, तो 760 टॉर भी बोल सकते हो आप उसको बेसिकली, राइट। अगर हम थोड़े से बड़े लेवल के हिसाब से बात करें, फॉर एग्जांपल जो ज्योग्राफिकल लेवल पे हम प्रेशर निकालते हैं, तो उसके अंदर हम जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज बार, 1 बार, ठीक है। तो 1 बार इज बेसिकली दीस मेनी पास्कल्स। आप वैसे बोल सकते हो 1 बार इज एक्चुअली इक्वल टू 1.0101325 पास्कल्स, उसने पास्कल के बराबर होता है, तो आप वो भी बोल सकते हो। ऐसे मतलब वेरियस यूनिट्स हैं, अलग-अलग यूनिट्स पता होना चाहिए। कर यही है भाई, थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, मेरा काम आपको समझाना है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे विद सरफेस टेंशन और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे। तो फिर नेक्स्ट हाइड्रोडायनामिक्स थोड़ा छोटा टॉपिक है, सॉरी स्टैटिक्स थोड़ा छोटा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में हो जाना चाहिए, नहीं तो देखो बता सकते उसके डायनामिक्स थोड़ा सा डेरिवेशन है उसको भी इंपॉर्टेंट